हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीटेट स्पेशल सीटेट के लिए उसके साथ साथ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उस सभी के लिए जो हिंदी पेडागोजी की क्लास होते हैं उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग की अनुमति हो या आप लोग चाहते हैं कि इस क्लास को मैं पूरा करूं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मैं इसे पूरा करूं या ना करूं। आज हिंदी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है तो भाषा अर्जन एवं अधिगम। इसमें कुछ प्रश्न भी हम लेके आएंगे, प्रश्न को भी सोल्व करेंगे, देखेंगे आप लोग कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न के साथ साथ इसमें कुछ उनके इम्पोर्टेंट को बतलाया जाएगा, कुछ इसमें उनके थ्योरी भी बतलाए जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं पूरा करूं या न करूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी पेडागोजी के सिलेबस के बारे में। जो सीटेट के द्वारा जारी किया गया है सिलेबस हिंदी पेडागोजी का, उसके बारे में जानते हैं। उसका जो सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है भाषा अधिगम एवं अर्जन। उसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, यानी आज हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का वीडियो है। सेकंड चैप्टर क्या है तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में सेकंड चैप्टर में बतलाया गया है। थर्ड है भाषा के कार्य, इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। फिर है फोर्थ में भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। फिफ्थ में है भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। सिक्स में है भाषा कौशल। भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, वो भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है भाषा बोध, यानी बोलना सुनना पढ़ना लिखना। इसमें प्रवीण हुआ है बच्चा यानी मैच्योर हुआ है तो उनकी मूल्यांकन कैसे किया जाएगा इसके बारे में 7 चैप्टर में बतलाया गया है। 8 चैप्टर में है शिक्षण सामग्री, यानी शिक्षण करने में टीचिंग करने में क्या क्या TLM में यानी क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, वो चैप्टर नंबर 8 में है। और 9 में है उपचारात्मक शिक्षण, यानी उपचार करना, यानी कोई त्रुटि रह जाती है, बच्चा गलती करता है तो उन गलतियों को ढूंढना और उनको उपचार करना, ये चैप्टर नंबर 9 में है। आज का टॉपिक हमारा क्या है तो भाषा अधिगम एवं अर्जन। इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, भाषा अधिगम एवं अर्जन। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। टॉपिक तो है भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं भाषा के बारे में। हालांकि आप लोग भाषा के बारे में जानते भी हैं, चलिए एक और से रिपीट कर लेते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। जो भाषा शब्द बना है वो भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है कहना बोलना उच्चारण करना। यानी जो भाष शब्द है वो भाष शब्द का अर्थ क्या होता है तो कहना बोलना उच्चारण करना, ये भाषा शब्द का अर्थ है। भाषा मुख से निकलने वाले सभी सार्थक वाक्य या समूह का समूह होता है, जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को आदान प्रदान करते हैं। आप लोग पढ़े भी हैं कि भाषा क्या है, तो जो हम अपने विचारों को दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं, वही प्रकट करने की जो बोध होती है, प्रकट करने का जो मीडियम होता है, वही मीडियम क्या होता है तो भाषा कहलाती है। चाहे वो शब्द के रूप में करें या वाक्य के रूप में करें, क्या भाषा होती है। यानी अपने विचारों को, अपने भाव को, अपने फीलिंग को, अपने आइडियाज को दूसरे के सामने प्रकट करना, एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है तो भाषा कहलाता है। भाषा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। भी आप लोग जानते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो कहीं 3 प्रकार के भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौखिक, एक होते हैं लिखित। मौखिक और लिखित क्या है, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं क्या है तो एक मौखिक है, यानी मैं बोल रहा हूँ, यानी मुख से बोल रहा हूँ तो ये क्या हुआ तो मौखिक हुआ। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे जो देख रहे हैं क्या है तो लिखा हुआ है,
ये क्या हुआ, तो लिखित हुआ, यानी अपने बातों को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं तो मौखिक रूप से कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो क्या हो गया, तो लिखित हो गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि अपने विचारों को बोल कर दूसरे के सामने प्रकट किया जाता है, उसे बोलते हैं क्या, तो मौखिक। और जब उसी को हम लिख कर प्रकट करते हैं उसको बोल देते हैं क्या, तो मौखिक। जैसे फ़ोन पे बातें करते हैं हम लोग, तो बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो हो गया क्या, एक मौखिक भाषा हो गया। लेकिन जब उसी को हम लोग जब व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मैसेज करते हैं तो क्या हो गया, तो एक तरह से लिखित भाषा के अंतर्गत आएंगे। ये थे भाषा के दो प्रकार। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। जो चैप्टर क्या था, भाषा अर्जन एवं अधिगम। देखिए क्या है भाषा अधिगम और अर्जन, समझते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हिंदी पेडागोजी का, इसलिए एंड तक देखें। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बतलाएं कि मैं वीडियो को पूरा करूं, यानी हिंदी पेडागोजी के सिलेबस को पूरा करूं या ना करूं। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाषा अर्जन एवं अधिगम। देखिए, भाषा एक अर्जित संपत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। यही वर्ड, यही सेंटेंस सीटेट में कभी कभी डाल भी देता है, कभी कभी देखने को भी मिला हुआ आप लोगों को कि भाषा क्या है, तो अर्जित संपत्ति है। अर्जित मतलब उसे हम लोग अर्जन करते हैं, एक्वायर करते हैं। अर्जित किया गया संपत्ति है, नहीं कि पैतृक। पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों का, यानी पिताजी का नहीं है, दादाजी का नहीं है, उनके पूर्वजों का नहीं है, बल्कि क्या है, जिससे हम लोग अर्जित करते। संपत्ति तो है, लेकिन हम लोग का अर्जन क्या हो गया, संपत्ति है, हम लोग का सीखा हुआ संपत्ति है, नहीं कि हमारे पूर्वजों का संपत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें। क्या है, तो क्या है, तो पैतृक नहीं है, बल्कि क्या है, तो अर्जित की गई संपत्ति है। सेकंड लाइन क्या है, देखिए, बच्चा 3 प्रकार से भाषा को अर्जित करता है। यानी कोई भी बच्चा हो, भाषा कैसे सीखता है, तो सीखने के 3 प्रकार हैं, 3 तरीके से वो भाषा को सीखता है। फर्स्ट में क्या है, तो अनुकरण, बतलाते हैं अनुकरण क्या होता है। सेकंड क्या है, अभ्यास। और थर्ड क्या है, तो पुनरावृत्ति। अनुकरण का मतलब होता है कि जैसे स्कूल में हम लोग देखते हैं, पढ़े भी होंगे, पढ़ाते भी हैं, तो टेबल बुलाया जाता है, तो एक बच्चा टेबल बोलता है, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे बोलते हैं। या टीचर किसी चीज़ को बतलाते हैं, मीनिंग हो या कुछ बतलाना होता है, टीचर बोलते हैं, उनके पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं। तो क्या है, अनुकरण करना, यानी किसी का बोल सकते हैं एक तरह से देखा हिसकी बोलना, यानी इसे भी बोल सकते हैं देखा हिसकी बोलना, यानी एक को देख देख कर उसी का नकल करना। ये क्या है, तो अनुकरण करना। जैसे बच्चे बोलते हैं टेबल, तो एक तरह से क्या हुआ, एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, उनके पीछे पीछे सारे बच्चे बोलते रहते हैं, ये क्या हुआ, तो अनुकरण हुआ। टीचर बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बच्चे ही बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो क्या है, एक तरह से अनुकरण हुआ। अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को दोहराना, यानी जब बच्चा सीखने का कोशिश कर रहा है, उसे समझ में नहीं आता है, तो उसे दोहराया जाता है। यानी एक ही चीज़ को, एक ही एक्सरसाइज को 2 बार 3 बार दोहराना क्या कहलाया, तो अभ्यास कहलाया। अभ्यास के माध्यम से ये बच्चे सीखते हैं। थर्ड क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन करना, यानी जो बच्चा सीख रहा है उसे याद है या नहीं है, सीखा है या नहीं सीखा है, तो हफ्ता में या मंथ में 1 बार 2 बार तो रिवीजन किया जाता है। चाहे टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं, या मौखिक पूछें या लिखित पूछें, अगर उसमें त्रुटि होती है तो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, तो पुनरावृत्ति है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा अधिगम और अधिगम के बारे में बतलाया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट में क्या है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हैं कि भाषा क्या है, कि नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध कहने का मतलब एक नियम के अनुसार चलता है। जैसे मानते हैं कि जो भाषा कौशल में क्या आते हैं, एल आते हैं, एस आते हैं, आर आते हैं, उसके बाद डब्ल्यू आता है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, उसके बाद क्या होता है, राइटिंग होता है। एक क्या है कि नियम है, अगर पहले उसे हम लिखना सिखाएंगे तो क्या लिख पाएगा, नहीं। पहले उसे बच्चा सुनता है, सुनने के बाद बोलने की कोशिश करता है, जब बोलना आ जाता है तो पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो लिखता है। ये क्या हुआ, तो एक तरीके से नियम के अंतर्गत वो चल रहा है। यही क्या है, तो नियमबद्ध व्यवस्था है।
सेकंड क्या है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। इम्पोर्टेंट लाइन है, समझ में आप लोग समझे भी होंगे, इसे केयर भी किए होंगे। जैसे मानते हैं कोई बच्चा बचपन में क्या करता है, उससे बोलने नहीं आता है। जैसे पानी को क्या बच्चा बोलता है, तो मम बोलता है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वो भाषा अपना चेंज करते जाता है और पानी को पानी बोलने लगता है। उस बचपन में क्या होता है, कौन उससे बड़े हैं कौन उससे छोटे हैं इसका ज्ञान नहीं होता, सभी को अजीब तरीके से बात करता है। लेकिन जैसे जो बड़े होता है उससे उनके अंदर ज्ञान आता है, अपनी भाषा को वो चेंज करने लगता है। तो क्या है, तो हमेशा ये निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे हम लोग घर पे कुछ और बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, फ्रेंड के साथ कुछ और बोलते हैं। तो क्या एक परिवर्तन है, छोटे अवस्था कुछ अजीब तरीके से बात करते थे, जैसे बड़े होते जाते हैं बात करने के तरीके बदलते जाते हैं। क्या है, तो एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है, भाषा क्या है, तो बदलते जा रहे हैं। आगे देखिए, भाषा एक परिभाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होती है। कहने का मतलब पहले उसे हम जटिल चीज़ बतलाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक यानी अपने आप सरल कर लेता है। यानी किसी चीज़ को अगर कठिन है उससे बतला दिया जाता है तो आसानी से उस सरलता की तरफ अपना मार्ग दिख लेता है, मार्ग को उसको दिखला दिया जाता है, मार्ग अपना पकड़ लेता है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा छोटा है, उसे क लिखने नहीं आता है, तो क लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसे हम लोग सिखाते हैं। क लिखना बहुत जटिल काम है, पहले उसे सिखाते हैं कि क्या एक डंडा खींचते हैं, उसके बाद एक डंडा और खींचे, फिर इस तरफ से किए, फिर ऐसे किए। ये क्या है, कितना जटिल काम है। जब वो सीख लेता है तो बच्चा आसानी से क्या होता है, जो हम लोगों ने 4 बार लाइन खींचा एक ही बार में क्या होता है, तो क लिख देता है। ये क्या हुआ, पहले उस जटिल लगा, जैसे जटिलता समाप्त होती है तो आसानी से क्या होता है, आसान कर लेता है। यानी धीरे धीरे उससे क्या आसान होता है, पहले उससे जटिल लगती है लेकिन जब वो सीख जाता है तो क्या होती है, वो आसान हो जाती है। तो भाषा भी क्या है, एक तरह से जटिलता से वो क्या करता है, तो सरलता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्या है, भाषा सर्वव्यापक सभी जगह होते हैं। सही बात है, भाषा है सभी जगह पे होते हैं। घर में है तो घर में भी बातचीत करते हैं तो एक भाषा के माध्यम से बात करते हैं। खेल के मैदान में है वहाँ भी बातचीत करते हैं तो भाषा है तब तो बातचीत कर रहे हैं। स्कूल में भी बात करते हैं, यानी हर जगह पे जहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई तो एक मीडियम होगा, यानी एक माध्यम होंगे, माध्यम से बातचीत होती है। तो माध्यम क्या है, एक भाषा है। भाषा तो बतलाया गया कि भाषा क्या है, एक माध्यम है जिससे अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के सामने हम लोग प्रकट करते हैं। तो प्रकट किसको करते हैं, अपने विचार को करते हैं, अपने भावों को करते हैं। तो भाषा क्या है, तो सभी जगह पे है, हर जगह पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, जिसको बोल सकते हैं बिग फैमिली, यानी बड़ा परिवार, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, दीदी, बहुत सारे इसमें पूरे रिलेशन के परिवार आ जाते हैं। मेनली कह सकते हैं दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, फुआ, ये सब क्या होते हैं, तो संयुक्त परिवार में आए। उसमें क्या हुआ कि उसे बोलने का अवसर ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा सीखता भी है। अगर परिवार उनका सिंगल है, तो सिंगल परिवार है, सपोज लेट मान लेते हैं कि उनके बच्चा के पिताजी कहीं पे जॉब करते, वो चले गए, घर पर अकेली माँ होती है, माँ से कितना बात करेगा। सपोज उनकी माँ भी कहीं काम करती है तो भी चली जाती है, बच्चा घर पर अकेले रहता है, किसी से बात नहीं करता है, संप्रेषण नहीं कर पाता है, तो उसके बोलने की हैबिट नहीं बन पाती है। अगर उस संयुक्त परिवार में है, अगर दोनों माता पिता चले जाते हैं तो दादा दादी, चाचा चाची सभी उनसे बात कर सकता है। इसलिए बतलाया गया है कि संयुक्त परिवार में भाषा का विकास ज़्यादा होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा की वातावरण होना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसा इन्वायरमेंट में हम लोग रहेंगे उसी टाइप का भाषा हम लोग सीख लेते हैं। सपोज डेट हम लोग घर में रहते हैं तो घरेलू भाषा सीखते हैं,
अगर हम लोग किसी फ्रेंड के साथ रहते हैं तो उनकी भाषा को सीख लेते हैं, समाज की भाषा को सीखते हैं। अगर हम लोग स्कूल में रहते हैं तो स्कूल की भाषा, यानी जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा वो भाषा को सीख लेता है। देखते हैं कुछ लोग अगर जाके बाहर में काम करते हैं तो वहाँ की भाषा में घर पे आते हैं तो बोलने लगते हैं, उस टाइप से बोलने लगते हैं। तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ा। जैसा उनका इन्वायरमेंट हुआ वैसा उनका प्रभाव पड़ता है। यानी भाषा क्या है, तो इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है। जैसे उनकी इन्वायरमेंट होगी वैसे उनकी भाषा होगी। अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो अच्छे तरीके से बात करना सीखेंगे। देखते हैं किसी घर में बहुत सारे कह सकते हैं कि झगड़ेलू टाइप के होते हैं तो उनके बच्चे भी उसी टाइप के हो जाते हैं। उनका बात करने का ढंग भी अच्छा नहीं होता है। यानी घर में गाली गलौज होते रहते हैं, बच्चे भी गाली गलौज सीख जाते हैं। यानी जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलता है वैसा वो अपने को ढाल लेते हैं। इसलिए बतलाया गया है भाषा का इन्वायरमेंट होना, वातावरण होना बहुत इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। यानी जब भाषा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो उच्चारण को स्पष्ट करें ताकि जो सुने, बतलाया गया स्टार्टिंग में है कि बच्चा क्या अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत सीखेगा, गलत सुनेगा गलत सीखेगा। इसलिए भाषा का जब भी अध्ययन करें तो उनकी उच्चारण को सही ढंग से करें, सही तरीके से करें ताकि सुनने वाले का प्रभाव सही हो, सही तरीके से वो सुने और सही तरीके से वो सीखे। नेक्स्ट क्या है, भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के प्रश्न भूमि पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी बच्चे पढ़ने तेज नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि सभी को साथ लेकर भाषा को समझाते हुए आगे हमें बढ़ना है। जितनी भी बच्चे हैं सभी की भाषा को हम जानेंगे, उनकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखते हुए उनको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, भाषा के विविध प्रयोग से भाषा की विविध कुशलता होती है। यानी जितना ज़्यादा हम भाषा का यूज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर कुशलता आएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर हैबिट होती है भाषा बनाने की, भाषा बोलने की, भाषा को हम लोग जान सकते हैं। इसलिए बतलाया गया है कि भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुशल होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। ध्यान दें, जब भाषा हम लोग सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां होती है। वो त्रुटियां क्या है, वो भाषा सीखने का स्वाभाविक, यानी होना ही होना है। जब हम सीख रहे हैं तो उसमें गलती तो होगा ही होगा। तो गलती होता है तो गलती को यहाँ पे क्या नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उस गलती को देखना है, उस गलती को समझना है और गलती को हम लोग को दूर करने का उपाय सोचना है। स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ साथ दूर होने लगती है। ये भी सीटेट का पॉइंट है। सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हूबहू इसी लाइन को उसमें डाल दिया जाता है। यानी जब बच्चा गलती करता है, त्रुटि करता है, तो त्रुटि को क्या है, उसे कक्षा का बाधा नहीं मान सकते हैं। रहता है प्रश्न में कि कक्षा का बाधा है या बच्चा समझ नहीं पा रहा है। बच्चा समझ रहा है तब तो गलती कर रहा है, अगर नहीं समझता तो ब्लैंक छोड़ देता है। वो समझता है तब तो गलतियाँ उससे होती है। यानी सीखने के दरमियान में गलती होना स्वाभाविक है, इसलिए उस गलती पर क्या, तो उन्हें रुकावट नहीं, वो रुकावट गलती नहीं उनकी शिक्षण का है, बल्कि वो क्या है, एक तरह से उनको आगे बढ़ने का एक स्रोत है। यानी गलतियाँ बच्चे कब करते हैं, जब वो सीखते हैं तब तो गलतियाँ करते हैं। जब सीखेंगे ही नहीं तो गलती कहाँ से करेंगे, स्वाभाविक बात है। जब हम कोई काम करेंगे तब तो सफल असफल होंगे। जब हम काम को शुरू किए ही नहीं हैं तो उसमें सफल होना असफल होना है तो कोई बात आता ही नहीं है। इसलिए बतलाया गया है कि सीखने में जो त्रुटियां होती है वो एक प्रकार के क्या है, तो स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ साथ दूर होने लगती है, दूर हो जाती है। जैसे जैसे वो भाषा को अच्छी पकड़ उनके अंदर होगी वैसे वैसे जाने कि हाँ ये वर्ड हमारा गलत है, इस पे क्या होना चाहिए, अपने आप को सुधार लेते हैं। इसलिए उनको बाधा नहीं बल्कि एक तरह से क्या है, तो उनका हिस्सा मानना चाहिए, यानी शिक्षण का एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चे विद्यालय की शुरुआत में
शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात को पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। यानी कहने का ये अर्थ यहाँ पे है कि जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो विद्यालय आने के पहले भी वो भाषा के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं, ये भी सीटेट का ही पॉइंट है। ऐसा नहीं कि जब बच्चे विद्यालय आते हैं तभी भाषा को सीखते हैं, नहीं, बल्कि विद्यालय आने से पहले ही उनकी भाषा की ज्ञान होती है, भाषा को पूर्ण रूप से उनके अंदर क्षमता होती है। यानी क्योंकि वो घर परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं, समाज में किसी न किसी भाषा की तो वहाँ पे है ही, अपने घर परिवार में तो भाषा तो है ही। इसलिए बतलाया गया कि विद्यालय आने से पहले भी भाषा का ज्ञान उनके अंदर होती है, उनके अंदर क्षमता होती है, भाषिक क्षमता उनके अंतर्गत होती है, वो जानते हैं भाषा के बारे में। अब हम लोग चलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। इससे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लोग के लिए होगा। देखिए क्या इसमें है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। देखिए भाषा अर्जन में चलते हैं। सबसे पहले क्या है तो सक्रिय बच्चा, जो भाषा अर्जन होता है उसमें बच्चा क्या होता है तो सक्रिय होता है। सक्रिय मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो बच्चा सीख रहा है यानी भाषा अर्जित कर रहा है तो एक्टिव होता है। एक्टिव यानी एक तरीके से वो खुद से करके सीख रहा है। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होता है, वो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय कहने का मतलब ये है कि जो भाषा अर्जन होते हैं घर परिवार समाज में होते हैं, लेकिन जो भाषा अधिगम होता है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विद्यालय में होते हैं। यानी सीखना, एक भाषा हम लोग कहाँ सीखते हैं तो घर पे भी सीखते हैं और विद्यालय में सीखते हैं। यानी जो घरेलू भाषा हुआ क्या हुआ तो भाषा अर्जन हुआ, लेकिन जो कहते हैं जो फॉर्मली हुआ वो क्या हुए तो भाषा अधिगम हुए। तो भाषा अधिगम क्या होते हैं तो निष्क्रिय, यानी उसमें नियम बतलाए जाते हैं, व्याकरण बतलाए जाते हैं। तो एक तरीके से क्या हो निष्क्रिय, उसमें खुद एक्टिविटी नहीं कर रहा है बल्कि उनको टीचर बतला रहे हैं तो उसे वो फॉलो कर रहा है। तो इसमें बच्चा क्या हुआ तो निष्क्रिय हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, मौखिक पर बल दिया जाता है। यानी भाषा अर्जन में बोलने पर बल दिया जाता है। इसमें बच्चा कम्युनिकेशन पे ध्यान देता है। जिससे आप लोग देखते हैं छोटे बच्चे को घर में माँ सिखाती है, यानी छोटा बच्चा होता है उनको पहले बोलना सिखाया जाता है। बाबू मम्मा बोल लो, बाबू पप्पा बोल लो, इस तरीके से बतलाए जाते हैं। यानी पप्पा, दादा, बब्बा, इस तरीके से बोलने के लिए सिखाया जाता है। यानी इस पे बोलने पे बल दिया जाता है, मौखिक बल दिए जाते हैं। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होता है उस पर लिखित पे बल दिया जाता है। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो नियम लिखा दिए जाते हैं, ग्रामर लिखा दिए जाते हैं, उन्हें याद करने के लिए दिया जाता है और उसमें लिखित पे बल दिया गया। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, अभ्यास का आधारित होते हैं। यानी भाषा अर्जन क्या होता है तो अभ्यास के द्वारा होता है। यानी ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि भाषा अर्जन 3 तरीके से होते हैं, जैसे अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति। यानी इसमें क्या है तो अभ्यास, यानी जैसे एक ही बात को देखते हैं कि घर में मम्मा क्या करती है, एक ही बात को हमेशा बोलती है कि पापा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा, दादा दादा, इस प्रकार से क्या तो अभ्यास किए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है तो सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जो भाषा अधिगम होते हैं उसमें नियम बतलाए जाते हैं, रूल बतलाए जाते हैं कि हाँ इस तरीके से काम करने से मानते हैं कि हम लोग कि कोई भी नियम, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले उनका शब्दार्थ लिखा दिया जाता है, यानी वोकैबुलरी लिखा दी जाती है। उनके बाद उनके कहानी को बतला दिया जाता है, सारांश बतला दिए जाते हैं। इसमें क्या हो तो सिद्धांत पर आधारित हुए नियम बतलाए गए, लेकिन इसमें नियम नहीं बल्कि उनको अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट क्या है तो भाषा जो अर्जन होते हैं वो आगमन विधि होती है। आगमन विधि और निगमन विधि क्या होते हैं मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बतला देता हूँ। आगमन विधि का मतलब होता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, यानी उदाहरण को देकर नियम बतलाना क्या कहलाता है तो आगमन विधि कहलाते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा जो भाषा अधिगम में होता है क्या निगमन विधि। निगमन में क्या होते हैं कि पहले नियम बतलाए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बतलाए जाते हैं। ये क्या हुए तो निगमन विधि हुआ। जैसे मान लेते हैं बच्चा को नॉन पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है, तो पहले उसे क्या कह सकते हैं, अगर आगमन विधि से पढ़ाना है तो उसे कहेंगे कि अपने आस पड़ोस में जितने भी वस्तु को तुम देख रहे हो उसके बारे में बतला। तो अगर स्कूल में है तो क्या बतलाएगा, उनकी कॉपी है, बुक है, डेस्क हैं, ब्लैक बोर्ड है, टीचर हैं, दोस्त हैं, इस सारे
पहले बात बतलाएगा। अब टीचर बतलाएंगे कि जितने सारे आप लोगों ने जो इकट्ठा किया, जितने सारे यहाँ पे वस्तु आप देखे वो सारे सब क्या हैं, तो इसी को हम लोग नाउन बोलते हैं। ये क्या हुआ, तो नाउन हुआ। ये आगमन विधि हुआ। लेकिन निगमन विधि में क्या होगा, सीधा टीचर आएंगे लिखवा देंगे कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और लास्ट में 2-4 एग्जाम्पल दे दिए, राम, श्याम, सीता, गीता, हिमालय, पटना, गंगा, दिल्ली, इसे क्या हो गया, तो एग्जाम्पल दे दिए। यानी इसमें एग्जाम्पल लास्ट में दिया गया, नियम पहले बतलाया गया निगमन विधि में। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद नियम की तरफ आते हैं। तो भाषा अर्जन में क्या होता है, तो आगमन विधि होता है, और भाषा अधिगम में क्या होता है, तो निगमन विधि होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, तो प्रथम भाषा। जो भाषा अर्जन होता है वो क्या होता है, तो पहला भाषा होता है। पहला भाषा मतलब मातृभाषा कह सकते हैं, मदर लैंग्वेज कहते हैं। मदर लैंग्वेज कहीं पढ़ाई नहीं होती, बल्कि बच्चा खुद घर पे सीख लेता है। लेकिन ये क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, तो द्वितीय भाषा होती है। द्वितीय मतलब सेकंड लैंग्वेज होती है। जैसे हिंदी है, हिंदी हम लोग की क्या है, मदर लैंग्वेज है, इसे हम लोग घर पे सीख लेते हैं। लेकिन इंग्लिश को मान लेते हैं क्या है, तो सेकंड लैंग्वेज है। उसे सीखने के लिए हमें कोचिंग ट्यूशन की आवश्यकता होती है। विदाउट कोचिंग ट्यूशन हम लोग नहीं सीख पाते हैं, एक टीचर की आवश्यकता होती है। लेकिन हिंदी क्या होता है, उससे खुद पे खुद हम लोग घर में ही घर की भाषा, अपने बड़ों की बात को सुनकर सीख लेते हैं। तो क्या हुआ, भाषा अर्जन क्या है, तो प्रथम भाषा है। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, तो द्वितीय भाषा है। नेक्स्ट क्या है, तो तेज गति। अब जो भाषा अर्जन होती है वो तेज गति से, यानी बहुत जल्दी जल्दी बच्चा बोलने लगता है, अच्छे तरीके से सीख। जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी बोलने हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वही इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश हम लोग बोल पाते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सोचना पड़ता है, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हिंदी बोलने के लिए हमें इतना प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए उससे हमें वोकैबुलरी को याद करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। यानी इसमें गति क्या होती है, अधिगम में क्या होती है, तो गति धीमी होती है। लेकिन अर्जन में क्या होती है, तो गति तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, अवचेतन और सचेत। यानी जो भाषा अर्जन होता है अवचेतन होता है। अवचेतन मीन्स इसमें पता नहीं होता है कि हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर पता भी है तो उसे बिल्कुल कह सकते हैं कि कन्फर्म नहीं है कि हम कुछ पढ़ भी रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। यानी इसमें अज्ञात होते हैं, उसे मालूम नहीं होता है कि हम भाषा के बारे में जान। जैसे घरेलू में बच्चा जान रहा है कि ये क्या है, मम्मा, दादी, मामा, ये सब क्या है जानते हैं। लेकिन बच्चा ये नहीं जानता है कि एक ये भाषा है, इसे नहीं पता है कि हम क्या एक भाषा का यूज कर रहे हैं। लेकिन यही जब हम लोग अधिगम करते हैं तो उसको पता होता है कि क्या है, तो एक भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी इसमें क्या होता है, सचेत। यानी उनको यहाँ पे कह सकते हैं हम सचेत होते हैं, क्या पढ़ने आए हैं, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश क्या सीखने आए हैं। लेकिन हिंदी क्या है, घर की भाषा क्या है, वो सचेत नहीं रहते हैं, बल्कि क्या है, तो उन अवचेतना उसमें कह सकते हैं कि उसे नहीं होता है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। जो उनको आता है वो बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अधिगम में क्या होता है, वो सचेत होते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी जो भाषा अर्जन होते हैं अनौपचारिक होते हैं। यानी कह सकते हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती है। यानी इसके लिए कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं होती है, कोई बुक, पेन, पेंसिल नहीं चाहिए। ये घरेलू भाषा होते हैं, घर पे आसानी से सीख लेते हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो भाषा अधिगम होती है उसमें क्या औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी होती है। इसके लिए उन्हें क्या एक विद्यालय की आवश्यकता हो या कोई कोचिंग संस्था, यानी एक इंस्टीट्यूट चाहिए, उनको एक टीचर चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बुक चाहिए, ये सारे उनको फॉर्मेलिटी चाहिए। तो भाषा को अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। भाषा अर्जन में क्या है, तो वातावरण से सीखते हैं। यानी जो इन्वायरमेंट में, जैसा इन्वायरमेंट में वो रहे वैसा वो सीख लेते हैं। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होता है, नियम से और व्याकरण से सीखते हैं। उसमें नियम बतलाए जाते हैं, व्याकरण बतलाए जाते हैं, तब वो सीखते हैं। अब हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ, जो इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न किस टाइप के हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या यहाँ पे आया है कि भाषा क्या है।
भाषा डैश है, तो पैतृक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, उत्पन्न संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति है। अगर आप वीडियो शुरू से अच्छे से देखे होंगे तो ऐसे ही बता सकते हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या ही है, तो अर्जित की गई संपत्ति है। भाषा क्या है, तो अर्जित संपत्ति है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी भाषा के बारे में कौन सा यहाँ पे सही कथन है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है, भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। आसानी से आप लोग बतला सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ये भाषा क्या है कि नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक स्तर पे भाषा सिखाने का तात्पर्य है, यानी 1 to 5 के लेवल पे अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो उनका क्या तात्पर्य है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, यानी कह सकते हैं कि हायर लेवल का जो बुक है उनको पढ़ा देना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा का वैज्ञानिक तथ्य को स्पष्ट करना और भाषा का व्याकरण का सिखाना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि भाषा का प्रयोग सिखाना है, उनका मेन तात्पर्य होता है, मेनली वर्क होता है, मेनली काम होता है उनको क्या, तो भाषा का प्रयोग सिखाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है। जो घर में भाषा होती है और जो विद्यालय में स्कूल में पढ़ाई जाती है भाषा, दोनों में क्या होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है। मतलब क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, समान हो सकता है, यह सदैव अलग हो सकता है। और देखिए इसमें पहले हम ऑप्शंस को काटते हैं, क्या क्या होगा, सदैव टकराहट की बात तो ये बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, निगेटिव तो होगा नहीं। सदैव अलग यानी हमेशा अलग होता है, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन सदैव समान होती है, हमेशा समान नहीं होती है, कभी कभी अलग भी हो जाती है और कभी कभी समान भी हो जाती है, इसलिए क्या होगा, तो समान होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो बी क्या होती है, तो समान होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी 1 to 5 के लेवल पे अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए क्या होगा। देखिए ऑप्शंस में क्या है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल का वहाँ पे टेक्निक लगाना, व्याकरणिक नियमों का स्मरण करना, भाषा प्रयोग पे अवसर देना और पाठ्य पुस्तक देना। तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 यानी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रयोग करने के लिए हम देते हैं बच्चे को तो खुद पे खुद क्या है भाषा को आसानी से वो सीख लेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो अब आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और एक बात और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस हिंदी पेडागॉजी का सिलेबस को पूरा करूँ तो प्लीज़ एक कमेंट करके बतलाएं कि मैं पूरा करूँ या ना करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।